हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। वैसे आपने बहुत पसंद किया इस सीरीज को उसके लिए थैंक यू। और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा इसमें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके सजेशंस का, ताकि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और जितना कोशिश हो सके सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। और क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, शायद आपने सुना होगा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नहीं सुना है तो आपको मैं बता दूंगा ये होता क्या है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के अनुसार चार ऑप्शन आपके सामने। एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी, they end up saving more. As people become more thrifty, they end up saving less or same. As people become more thrifty, their saving remains unaffected by their thriftiness, and none of the above. हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, थ्रिफ्ट का मतलब होता है किफायत। इसका मतलब एक तरीके से आप सेविंग ही लगा सकते हैं। तो जिन्होंने ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ा है उसको इसका आंसर पता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको मैं बता दूं। पहले आप ये जान लीजिए पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, वैसे इसका आंसर है बी है। और आप इस आंसर को तब तक सही तरीके से नहीं समझ सकते जब तक आपको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट नहीं पता होता। तो द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या पैराडॉक्स ऑफ सेविंग इज अ पैराडॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द पैराडॉक्स स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस सेविंग लीड्स टू अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर सी बात है ना। आप सेविंग को इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है, और इस प्रकार ग्रोस आउटपुट है वो भी डिक्रीज होता है, जो इन फ्यूचर टोटल सेविंग को डिक्रीज कर देता है। तो द पैराडॉक्स इज नैरोली स्पीकिंग दैट टोटल सेविंग में फॉल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज देयर सेविंग। अगर एक व्यक्ति ने सेविंग करना शुरू कर दिया तो टोटल सेविंग इन फ्यूचर कम हो सकती है। ब्रॉडली स्पीकिंग द इंक्रीज इन सेविंग में बी हार्मफुल टू एन इकोनॉमी। आप सिंपल सी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है, सिंपल सी बात, आप अगर सेविंग शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर में वो सेविंग और कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं आप सेविंग शुरू करेंगे तो सेविंग बढ़ने के चांसेस, क्योंकि आप सेविंग शुरू करेंगे तो इसका इफेक्ट ये पड़ना है कि आउटपुट कम होगा, डिमांड कम, आउटपुट कम, इनकम कम, सेविंग कम। तो सेविंग का बढ़ना, एज पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी दे एंड अप सेविंग लेस और सेम। द आंसर इज बी। व्हाट डज द टर्म सेटेरिस पेरिबस मीन्स? बहुत जगह लिखा होता है सेटेरिस पेरिबस, उसका मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखा होता है सेटेरिस पेरिबस, थिंग्स आर डिफरेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल विद द व्यू दैट इन रेफरेंस टू। यानी सेंटेंस जो पूरा बनता है उस सेंटेंस में अगर सेटेरिस पेरिबस लिख दिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा? थिंग्स आर डिफरेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल विद द व्यू दैट इन रेफरेंस टू। द करेक्ट आंसर इज बी। इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेनिंग इक्वल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में assumption मानी जाती है। द प्लांट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल लाइक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एटसेट्रा इज नॉन एज। इनको क्या कहा जाता है? अगर इन सब के ध्यान से पढ़िएगा, प्लांट वैल्यू दो वैल्यू होती है, प्लांट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो हम प्लांट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स लाइक कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एटसेट्रा इज नोन एज एक्स पोस्ट मेजर्स, एक्स एंटी मेजर्स, एक्स प्री मेजर्स, नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसमें से कौन सा आंसर देना चाहेंगे? आंसर आपने सोच लिया होगा। द करेक्ट आंसर इज एक्स पोस्ट। और एक्स पोस्ट मेजर्स है, उसका मतलब होता है वो एक्चुअल मेजर्स जो इकोनॉमी में अप्लाई किए जाते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। और वो मेजर्स है वो दैट मेजर्स आर कंसिडर्ड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमी। दूसरा एक्स एंटी मेजर्स भी होते हैं, रेफरेंस टू द डिजायर्ड मेजर्स। वो एक्स पोस्ट और एक्चुअल मेजर्स होते हैं, एक्स एंटी मेजर्स और डिजायर्ड मेजर्स प्लान्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। दोनों अकाउंटिंग ईयर में होता है, एक एक्चुअल होता है, एक डिजायर्ड होता है। इसका सही आंसर एक्स पोस्ट मेजर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट बाय विच it seeks to seek a balance of employment, demand, supply, and inflation is known as। गवर्नमेंट की उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है
जिसमें वो बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन सब के बारे में कुछ काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहा जाता है उसको, एलोकेशन फंक्शन कहा जाता है, स्टेबलाइजेशन कहा जाता है या प्रोटेक्शन कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनको स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज कहा जाता है। The idea that government's fiscal policy can be used to stabilize the level of output and employment can be attributed to which of the following economists? ये जो आइडिया दिया है गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है उसको यूज किया जाना चाहिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी यूज करना चाहिए, किस इकोनॉमिस्ट ने कहा है? फ्रेडरिक हेयक और लुडविग वॉन माइसेस, फ्रेडरिक बेस्टिएट और जॉन मेनार्ड केंच। शायद आपको आंसर इसका सही आंसर पता है, मैं बता दूं इसका केन्स है। उन्होंने 36 में जो जनरल थ्योरी आती है उसमें गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल पॉलिसी यूज करनी चाहिए इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। द डेलिब्रेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, काफी डीप क्वेश्चन है। द डेलिब्रेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी as opposed to inherent automatic stabilizing property of the fiscal system is known as। एक तो inherent automatic stabilizing fiscal policy होती है, यानी फिजिकल पॉलिसी की एक प्रॉपर्टी होती है इनहेरेंट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजिंग जो चलती रहती है कंटिन्यूअसली। उसके अपोजिट में कौन सी पॉलिसी यूज करती है? फोर्स्ड फिजिकल पॉलिसी, मैनुअल फिजिकल पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी या ऑटोमेटिक फिजिकल पॉलिसी? आंसर आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूं इसका आंसर। द सी आंसर इज करेक्ट आंसर। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी है वो यूज की जाती है। मैं पहले डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी इसके बारे में बता दूं आपको। डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसी दैट अल्टर्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस। इन स्पेंडिंग और टैक्सेस को ही लेती है ये भी। इट्स पर्पस इज टू एक्सपेंड और श्रिंक द इकोनॉमी एज नीडेड। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की और उसको श्रिंक करने की। फॉर एग्जांपल यूके गवर्नमेंट कट द वैट इन 2009। दिस वाज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ बूस्ट इन स्पेंडिंग। वैट को कट करना, स्पेंडिंग में बूस्टिंग लाना। आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। The output is determined by the level of aggregate demand. So a discretionary fiscal policy can be used to increase aggregate demand. अब क्लियर सी बात है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, और आउटपुट इंक्रीज होगा तो ये डिफ्लेशनरी गैप है उसको क्लोज करने के लिए यूज की जाती है। ये भी यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, डिफ्लेशनरी गैप है उसको ठीक करने के लिए डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी है वो यूज की जाती है। It is a demand side policy that uses government spending and taxes policies to influence aggregate demand. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, it is demand side fiscal policy. The idea that irrespective of, ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर बहुत आसान मिलेगा आपको। The idea that irrespective of how a government chooses to increase spending, either by debt financing or tax finances, the outcome will be the same and demand will remain unchanged। मतलब क्वेश्चन का ये है कि जब गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग पॉलिसीज चूज करती है, चाहे वो डेट फाइनेंसिंग हो या टैक्स फाइनेंसिंग हो, किसी भी तरीके से खर्चा गवर्नमेंट करती है, आउटकम विल बी सेम, प्रोडक्शन सेम रहेगा, डिमांड विल रिमेन अनचेंज्ड। इस आइडिया को किस नाम से जाना जाता है या इस आइडिया को किसने दिया था? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। आंसर आपने सोच लिया होगा, काफी बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा रिकार्डियन थ्योरीज की, काफी सारी बातें आती है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं विदाउट टाइम वेस्टिंग। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस, इक्वल है, इक्विवेलेंस को लेके रिकार्डिंग थ्योरी आई थी एक। डेविड रिकार्डो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है और उनकी फेमस थ्योरी ये जो बी आंसर है वो फेमस थ्योरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसमें कहीं इस टाइप का कुछ नहीं लिख रखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो वो डेट फाइनेंसिंग टैक्स फाइनेंसिंग के थ्रू तो आउटकम है और डिमांड है वो अनचेंज रहते। इक्विवेलेंस थ्योरी में ये बातें कह रखी है, जिसको आगे बढ़ाया था रॉबर्ट बैरो ने। इसलिए इसको रॉबर्ट बैरो इफेक्ट भी कहा जाता है। या ये एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट बैरो इफेक्ट and also known as Ricardian equivalence is an economic theory that suggests that when a government tries to stimulate an economy by increasing debt financing government spending, demand remains unchanged because the public increases their saving to pay for expected future tax increases that way. गवर्नमेंट जब भी ऐसी पॉलिसी अप्लाई करती है, लोग एकदम से डिमांड है वो इंक्रीज नहीं करते, वो लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में टैक्सेस जो इंक्रीज हो जाएगा। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हो कहीं कहीं वो समझ जाते हैं इसको। तो ये आपके लिए शायद कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन हो, आप इसको ध्यान से दोबारा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड कब किया गया था ये? द करेक्ट आंसर इज 2003। इट वाज enacted in August 2003 that made it obligatory for the government to pursue a prudent fiscal policy through the institutional framework। और एक रूल बनाया गया था उस टाइम FRBM में, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसके अंडर इसको नोटिफाई किया गया था और ये जुलाई 2004 से इफेक्ट में आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। दो स्टेटमेंट है, दोनों में से एक को आप बताइए कौन सी ठीक है या दोनों ठीक है। हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल एंड इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन इकोनॉमी। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर बढ़ता है तो वो कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ती है, या दूसरा इसका है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ना वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, या दोनों ठीक है, या कोई भी ठीक नहीं है? आंसर सोच लिया होगा आपने। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, सिर्फ दूसरा आंसर ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का बढ़ना इस बात की ओर कभी भी संकेत नहीं करता कि कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ती है। कैपिटल की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, कैपिटल की एफिशिएंसी तो कम हो रही है, ताकि तभी तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कैपिटल लगाई जा रही है। तो हायर लेवल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस इन एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। दूसरा आंसर है वो ठीक है कि हाँ ये जो प्रोडक्टिविटी है उससे जरूर जुड़ी हुई है, ये करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements and identify the right ones। The Oxford PHI publishes Human Development Report। क्या Human Development Report को Oxford PHI पब्लिश करता है? The SDR is published since 1992। क्या पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है, कोई भी ठीक नहीं? कोई भी ठीक नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसको पब्लिश करता है और 1990 से पब्लिश करता है, तो ये 92 से भी नहीं करता और ऑक्सफोर्ड PHI भी नहीं करता है, दोनों गलत है।